कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की थी, तो अब सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आज हम समझेंगे। और इन्वेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिलेटेड क्या होता है, असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और कौन सी असेट? फिक्स्ड असेट। लेकिन फिक्स्ड में हम दोनों ही लेंगे, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। राइट। और इधर इन्वेस्टमेंट जो होंगी वो लॉन्ग टर्म होंगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो ये ध्यान में रखना है। और बैलेंस शीट में भी हम उन्हीं को यूज करेंगे, यानी इन असेट का सेल और परचेज जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, जो सेल एंड परचेज है। तो सेल जो होगा वो होगा इनफ्लो, और इन्वेस्टमेंट से जो आने वाली इनकम होगी वो भी इनफ्लो होगी, और परचेज जो है दैट इज आउटफ्लो। राइट। तो ये शुरू करते हैं। बैलेंस शीट है ये हमारे पास। तो यहाँ पर जो नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, बस इन्हें हमने चेक करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम मानकर चलते हैं कि परचेज की वजह से इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के दो रीजन हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन या सेल। तो सेल की इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होती है, और अगर सेल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमेशा हम डिक्रीज की वजह क्या मान के चलते हैं, डेप्रिसिएशन हम डिक्रीज की वजह मानकर चलते हैं। और ये हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट में यहां तक जो है दैट इज आर इनफ्लो। तो नॉर्मली सेल, टेंजिबल या इन्वेस्टमेंट, राइट, और या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं इन्हें भी हम इन्वेस्टिंग का पार्ट लेते हैं। तो इससे पैसा अगर वापस मिला है, रीपेमेंट मिली है, तो ये इनफ्लो होगा, और अगर हमने लोन एंड एडवांसेस दिए हैं तो ये आउटफ्लो होगा। ठीक है। ऐसे ही जो परचेज की है हमने इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड असेट, चाहे वो टेंजिबल और इनटेंजिबल है, ये हमारा आउटफ्लो होगा। राइट। लेकिन यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है असेट अकाउंट बनाने की। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, हम क्या बना रहे हैं, सिर्फ असेट अकाउंट बना रहे हैं, तो असेट अकाउंट का फॉर्मेट ये होगा। और जरूरत पड़ती है, मैंने आपको ऑपरेटिंग में भी बताया है कि इनको बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमेशा डेबिट में आएगा। कैरी डाउन जो है दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड जाएगा। डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट में लिखते हैं, सेल क्रेडिट में लिखते हैं, और परचेजेस को डेबिट में लिखते हैं। लेकिन सेल से होने वाला प्रॉफिट या लॉस भी लिखा जाता है। तो अगर लॉस है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। राइट। तो यहाँ पर सिर्फ हमें जो इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए वो परचेज और सेल की इंफॉर्मेशन होगी। सेल से जो पैसा मिला है वो इनफ्लो है, और परचेज से जो पैसा मिला है वो आउटफ्लो है। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हो तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, ब्रॉट डाउन क्रेडिट में, कैरी डाउन डेबिट में। डेबिट साइड हम लिखते हैं और ये अमाउंट असेट अकाउंट में जाता है। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है ऑन असेट सोल्ड। तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में तभी ट्रांसफर होता है जब असेट बेची जाती है। तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा। राइट। इन दैट केस हमारे पास हम इस तरफ क्रेडिट साइड निकालते हैं, P&L। ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर है जो ऑपरेटिंग में हमें लिखना होता है। राइट। और अगर प्रोविजन ना बने तो यही जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन है ये यहाँ जाता है। तो डिपेंड करता है आपको कि आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया हुआ है या मेंटेन नहीं किया हुआ। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में तभी ट्रांसफर होता है जब असेट को बेचा जाता है। राइट। अदरवाइज अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है तो हर साल वाला डेप्रिसिएशन जो है वो असेट में साथ साथ होता है। और दूसरी चीज, अगर प्रोविजन है, अगर प्रोविजन हम बनाते हैं तो जो असेट होगी उसकी ब्रॉट डाउन एंड कैरी डाउन कॉस्ट पे होती है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे।
ठीक है, कब? अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने बनाया हुआ है तो ये किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। अदरवाइज हमेशा ये बुक वैल्यू पे होता है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। मैं फिर से बता रही हूँ, असेट अकाउंट में बैलेंसेस बुक वैल्यू पे होंगे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया, हम डेप्रिसिएशन साथ साथ असेट में ट्रांसफर करते हैं, उस केस में ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन किस पे होगा? बुक वैल्यू पे होगा। और बुक वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट में तभी ट्रांसफर किया जाता है जब असेट को हम बेचेंगे। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं वो हमेशा फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे हम शो करते हैं, राइट। तो ये एक कंसेप्ट इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए समझना सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं इंटेंजिबल असेट्स के लिए। तो इंटेंजिबल असेट्स में हमने यही देखना है कि अगर बढ़ रहा है तो हम इसको परचेज ट्रीट करते हैं और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के दो रीजन मैंने आपको पहले भी बताए हैं, या तो डेप्रिसिएशन है या सेल है। अगर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर हम इसका डेप्रिसिएशन ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। और सेल की इंफॉर्मेशन हमेशा हमें गिवन होगी। सेल इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज गिवन, हमेशा ये गिवन होती है, ठीक है। ये फिक्स असेट के लिए भी वही है, टेंजिबल के लिए भी वही कंसेप्ट है और इंटेंजिबल के लिए भी वही कंसेप्ट है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ही है, ये देखो, परचेज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब परचेज की है, डिक्रीज हो रहा है तो या तो डेप्रिसिएशन है या सेल है। सेल की इंफॉर्मेशन गिवन होगी और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो उसी अकॉर्डिंगली हमें अपनी वर्किंग करनी है, राइट। नेक्स्ट देखो, इसमें ये फॉर्मेट के बेस्ड हैं हमारे क्वेश्चन, तो थोड़ी बहुत वर्किंग इसमें जरूर होती है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, डेप्रिसिएशन गिवन है और एक प्लांट हमने बेच दिया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने की जरूरत है वर्किंग में, एज अ वर्किंग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमेशा ब्रॉट डाउन जो होगा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में क्या दिया हुआ है? 9,60,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय कैरी डाउन। अगर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी होती तो ये इंक्रीज शो कर रहा है, मतलब हमने खरीदा है तो हम इस तरफ लिखते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास और भी है तो हम पहले उन्हें एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना है? 35,000। उसके अलावा हमारे पास एक प्लांट 45,000 में बेचा है जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 थी, तो हमने एक सेल किया है बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल, तो वो सेल हमने किया है 45,000 में। तो 30,000 का था तो बाकी का जो है वो प्रॉफिट हो गया, P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट 15,000, 45,000 माइनस 30,000, राइट। अब यहां पर आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस जो है वो परचेज यहां हमें निकल रहा है, तो 35 प्लस 45 प्लस 10 50, ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल है 11,30,000। इसमें से माइनस कर दो आप 960 एंड 15,000, तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर परचेज निकलेगी। ये हमारी परचेज निकली है और ये बैलेंसिंग फिगर भी है, राइट। तो अब ये सेल और परचेज को हमने दिखाना है। तो ये फिक्स असेट जो कि प्लांट एंड मशीनरी थी, ये प्रोसीड हुआ है सेल से, तो सेल से तो पैसे मिले थे मुझे 45,000, ये प्लस हो गया। और परचेज से हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 1,55,000, राइट। ये नेगेटिव फिगर है, इनफ्लो पॉजिटिव है और आउटफ्लो नेगेटिव है। डिफरेंस जो निकलेगा वो हमारा नेट फ्लो निकल आता है और यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से हम यहाँ लिख देंगे कि कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये छोटा सा हमारे पास ये क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी हमारे पास मशीनरी है एंड प्रोविजन है, तो दोनों अकाउंट बनाएंगे हम एक वर्किंग में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा और साथ में मशीनरी अकाउंट बनेगा। तो यहाँ देखो प्रोविजन है, इसीलिए ये जो मशीनरी है ये एट कॉस्ट है, ठीक है। रिटन डाउन होता है तो हम डेप्रिसिएशन ऐड करके कॉस्ट निकालते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मेरे पास 9,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख। ठीक ऐसे ही डेप्रिसिएशन का 1.5 लाख ओपनिंग है, 1,10 ओपनिंग है और 1.5 लाख क्लोजिंग है, राइट। पेटेंट अकाउंट है वो हम बाद में चेक करते हैं। फिर कहता है एक मशीनरी 90,000 की जिसका अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 है। तो ये जो 60,000 का डेप्रिसिएशन है ये हम यहाँ लिखते हैं, राइट। और यही डेप्रिसिएशन इधर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये दो जगह आता है, हमेशा मैंने बताया प्रोविजन में ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, ठीक है। तो 60,000 ये हम 60,000 ट्रांसफर करेंगे। तो 90 में से 60 माइनस करें तो 30,000 बचता है। 30,000 वाली आपने बेची जो है वो 50,000 में बेची है, तो इसका मतलब 20,000 जो आ गया वो प्रॉफिट आ गया। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट को हम डेबिट में लिख देते हैं, राइट। तो इतना सा ये काम है। अब ये प्रोविजन को आप जब क्लोज करोगे तो ये बना 2,10, 2,10 में से 1,10 माइनस करोगे तो ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर है 1 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर। तो ये जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ईयर है ये तो हमारे पास ऑपरेटिंग में जाता है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ से जो है हम परचेजेस को फाइंड आउट करेंगे। 10 लाख और 1 लाख 10,000, तो 11 लाख 10,000 ये आ रहा है। 11 लाख 10,000 में से माइनस करो आप 950 और माइनस करो 20,000, तो मेरे पास ये परचेज जो आएगी ये 1,40,000 की आ रही है। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 1,40 को जो है ये यहाँ पर मेरी परचेज है, इसे मैं आउटफ्लो में लिखूंगी, राइट। और इनफ्लो में जो आएगा वो 50,000 आएगा। 50,000 का मैंने बेचा है, तो ये सेल है और ये परचेज है, ठीक है। यहाँ इनफ्लो है और नीचे जो है ये मेरा आउटफ्लो है। तो प्लांट एंड मशीनरी का ये हो गया। अब बारी आती है पेटेंट की, तो हम यहाँ पर एक पेटेंट अकाउंट भी बना लेते हैं। पेटेंट का ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 3 लाख और कैरी डाउन दिया हुआ है 2 लाख। कहता पेटेंट राइट ऑफ हुए हैं 50,000। तो 50,000 का डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे क्रेडिट में। और कहता है एक कोई पेटेंट हमने बेचे हैं जिसका प्रॉफिट 40,000 है, तो प्रॉफिट डेबिट में लिख दिए। तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमने सेल किया होगा। चेक कर लेते हैं कितना, 340 यहाँ डेबिट है। 340 में से आप 70,000 2.5 लाख माइनस कर रहे हो क्योंकि ये 2 लाख है। तो ये 90,000 हमारे पास सेल आता है। ये 90,000 की सेल भी हम यहाँ लिखेंगे डेबिट में। तो टोटल डेबिट मतलब इनफ्लो में, तो यहाँ पर हमारे पास टेंजिबल और इंटेंजिबल को बेचकर टोटल कितना आया है, 140 आया है। और 140 ही मेरे पास क्या है, आउटफ्लो है। तो मेरी जो कैश फ्लो होगा वो निल होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हर असेट को आपने डिफरेंटली यहाँ पर ट्रीट करना है। तो हमारे पास 2 असेट दी हुई थी, प्लांट एंड मशीनरी, और साथ में उसके अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट था जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, और दूसरी असेट पेटेंट थी। तो हमने उनके फॉर्मेट के हिसाब से
ये क्वेश्चन की है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर भी मशीनरी अकाउंट है और साथ में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो यही काम करते हैं, एक बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट और एक यहां बना लेते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये एक छोटी सी इधर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और किस एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, राइट। ऊपर इनफ्लो और नीचे आउटफ्लो। तो मशीनरी का हमें ओपनिंग दिया हुआ है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, कैरी डाउन दिया हुआ है 60,000। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमें ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 25,000 और कैरी डाउन दिया हुआ है 15,000। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है, आपने ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एक मशीन जिसकी कॉस्ट 25 थी, उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन 15,000 है, तो ये डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन में डेबिट साइड लिखेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है ऑन असेट सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, राइट। उसको बेच दिया 13 में, अब 25 में से 15 माइनस कर दें तो बचता है 10। 10 वाली असेट आपने सेल की है, तो यहां बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 13,000 में सेल किया, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट जो आ गया हमारे पास वो आ गया 3,000। अब आप इसको क्लोज करो और यहां पर आपके पास बैलेंसिंग फिगर परचेज फाइंड आउट होगा, राइट। तो इधर का टोटल है 60 प्लस 15 प्लस 13, इसमें से माइनस कर दिया 53,000, तो परचेज आ रहा है मेरे पास 35,000 का। तो 35,000 का परचेज है जो हम आउटफ्लो में लिखेंगे, क्या है जी, परचेज ऑफ मशीनरी। और ये जो सेल थी ये इनफ्लो में आ जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी, दैट वाज 13,000। और डिफरेंस जो है ये मेरा नेट कैश यूज्ड आएगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो, यहां पर इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग दो हमारे पास असेट हैं, तो दोनों हम बना लेते हैं। एक पहले बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब वर्किंग में आप बनाओगे। इन्वेस्टमेंट में आपने खरीदा क्या हुआ है, 10% डिबेंचर खरीदे हुए हैं। और इसी तरह से दूसरा मेरे पास वर्किंग में बन जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ब्रॉट डाउन, डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख। और ठीक ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मेरे पास 9 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 15 लाख। अब पहली इंफॉर्मेशन कहता है आधी इन्वेस्टमेंट हमने बिगनिंग में 10% प्रॉफिट पे बेच दी। तो बिगनिंग में मेरे पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 5 लाख का हाफ होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25,000। तो इट मींस जो आपने सेल किया है, जो बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, वो हो जाएगा 2,75,000, राइट। और ये जो सेल है ये मेरे पास इनफ्लो में आ जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 275। ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग में जाएगा, उसका यहां कोई काम
नहीं है। तो यहाँ हम ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट बना रहे हैं और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देख रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग पे वो 50,000 है, इसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे 50,000। और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट पे 75,000, इस इंटरेस्ट को भी हम डालकर देखते हैं इनफ्लो में, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 75,000, राइट। इधर अब आप क्लोज करो, यहां भी क्लोज करो, तो लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज निकलेगा हमारे पास, टू बैंक ब्रैकेट में परचेजेस, और ये बैलेंसिंग फिगर ही है हमारे पास। तो ये परचेज की फिगर आ रही है 6.5 लाख, ये आप आउटफ्लो में लिख दो, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का भी आप कैलकुलेट करो। तो यहां पर हमारे पास परचेज निकल रही है 7.5 लाख, ये भी परचेज है और बैलेंसिंग फिगर है, ये यहां लिख दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लो। तो नेट इफेक्ट मेरे पास नेगेटिव में ये 10,50,000 आ रहा है, मतलब दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको वर्किंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी, और वर्किंग में आप असेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। असेट अकाउंट सिंपल है, ब्रॉट डाउन डेबिट में, कैरी डाउन क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, सेल क्रेडिट में, परचेज होगा तो डेबिट में, और सेल करने से जो प्रॉफिट है वो डेबिट में, और लॉस जो है वो क्रेडिट में। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आपने क्वेश्चन करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 28, यहाँ सिंपल सब कुछ दिया हुआ है। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, ये मेरी परचेज है तो आउटफ्लो में होगा 2.5 लाख, हम माइनस करेंगे। परचेज ऑफ गुडविल, ये भी हम माइनस करेंगे, आउटफ्लो है। सेल ऑफ मशीनरी, ये हम इनफ्लो में लिखेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इनफ्लो में लिखेंगे, राइट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम आउटफ्लो में लिखेंगे, फिगर है 1.5 लाख। सेल ऑफ पेटेंट देन इनफ्लो में आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी इनफ्लो में आएगा। फिर कहता है एक बिल्डिंग खरीदी थी एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द सरप्लस, जिसे लेट आउट किया हुआ है और उससे रेंट रिसीव्ड हुआ है, ये भी हम इनफ्लो में लिखेंगे। तो ये रेंट है, ये इंटरेस्ट है। 40,000 का आपने पेटेंट सेल किया था, 50,000 की आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है, और 35,000 की आपने मशीनरी सेल की है। तो ये यहां तक है हमारे पास इनफ्लो, और ये आउटफ्लो है। नेट रिजल्ट आप निकाल दो, प्लस और माइनस। रिजल्ट हमारे पास 3,45,000 जो है नेगेटिव आ रहा है, मतलब दिस इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इस तरह से भी है, यहाँ हमें अकाउंट या वर्किंग नहीं बनाना था, सीधा सीधा सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जो सेल है वो इनफ्लो है, और जो इनकम रिसीव्ड है वो भी इनफ्लो है, और परचेजेस आउटफ्लो है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। मेनली आप इसमें अकाउंट्स की वर्किंग आपको रिक्वायर्ड है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो।
हाफ ये अभी कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर आज आप इतना इसको कंप्लीट करो।